एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं। विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहाँ से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा।
अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन। बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन
अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया।
बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। उल्टापुर नाम का एक गांव था जहां पर सारी चीजें उल्टी थी। घर उल्टे और तो और लोगों के काम करने का तरीका भी उल्टा। फिर एक दिन ये खबर शिमलापुर गांव के हरीश को पता चलती है और वो खुद ही अपनी आंखों से इस गांव को देखने के लिए आता है। वो देखकर कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो जैसा सुना था वैसी ही सारी चीजें उल्टी हैं। घर से लेकर कुएं सब उल्टे हैं, पर ये सब संभव कैसे है? हरीश गांव में जाता है और उस एक आदमी से मिलता है जो अपनी साइकिल उल्टी चला रहा होता है और हरीश उससे पूछता है, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सब उल्टा क्यों है और आप ये साइकिल उल्टी क्यों चला रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता, पर जब से मैं इस गांव में हूँ तब से सब ऐसा ही चल रहा है। पर तुम ये बात गांव के मुखिया से पूछ सकते हो, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। और वो मुझे कहाँ मिलेंगे? गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा जो कि गांव में अकेला सीधा पेड़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से हरीश उस पेड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया खड़े रहते हैं। हरीश उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ घर, कुएं, पेड़ सब उल्टे क्यों हैं और सिर्फ ये अकेला पेड़ सीधा क्यों है? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम ये क्यों जानना चाहते हो? मैं शिमलापुर गांव का हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो मैं देखने के लिए खुद चला आया और अब जब मैंने सारी चीजों को अपनी आंखों से देख लिया है तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि यहाँ सारी चीजें ऐसी क्यों हैं। फिर मैं गांव जाकर सारी बातें लिखकर उसे गांव में बांट दूंगा। देखो बेटा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं यही जानता हूँ कि एक बार एक ऋषि थे जो इस गांव में इस बड़े सीधे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे और किसी वजह से उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया, जिस वजह से इस गांव की सारी चीजें इस तरह से उल्टी हो गईं। पर उन्होंने श्राप क्यों दिया और उस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम्हें जानना है तो तुम गांव के पुस्तकालय में जाकर खोजबीन कर सकते हो। शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से हरीश गांव के पुस्तकालय में जाता है। जहाँ पर कई सारी किताबों की लिखाई उल्टी होती है। यहाँ के किताबों में तो लिखावट भी उल्टी है, इसे तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हरीश किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है। वैसे ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो कि बाकी किताबों से थोड़ी अलग थी। हरीश उस किताब को उठाकर जैसे ही खोलता है तो वो देखता है, अरे, इस किताब में तो सारी चीजें सीधी लिखी हुई हैं। देखता हूँ, शायद इसमें कुछ लिखा हो जिससे ये पता चल जाए कि इस गांव की ये हालत आखिर हुई कैसे। हरीश उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें गांव की कहानी लिखी होती है। कई सालों पहले एक संत इस गांव में प्रवेश करते हैं और बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय गांव का नाम सीधापुर हुआ करता था।
और संत जी गांव वालों को सही बातें सिखाया करते थे। एक दिन संत जी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सूचना देते हैं। गांव वालों, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सभी को गांव में हो रहे शिकार के बारे में बता सकूं। आप लोग जो मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं उसे अभी छोड़ दीजिए, वरना इसका अंजाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर कुछ लोग आपस में कहते हैं, इस संत को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए और ये हम पर अपना राज चलाना चाहता है। तुम सही कह रहे हो, हम तो अपने शिकार का काम जारी रखेंगे। चलो अपने शिकार के जाल को गांव के जंगल में डाल कर आते हैं। गांव वाले संत की बातों को अनसुना कर देते हैं और फिर से शिकार के कई सारे जालों को जंगल में बिछा देते हैं। फिर एक दिन संत जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये गांव वाले शिकार हद से ज्यादा करने लगे हैं और ये सब कुछ अपने शौक के लिए कर रहे हैं। बिना वजह मासूम जानवरों को मारना बहुत बुरा है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वैसे ही एक रस्सी उनके पैर में पड़ती है और खींचकर संत जी को पेड़ से उल्टा लटका देती है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लगा है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ संत जी को उल्टा लटके देखते हैं, वो डर जाते हैं और जल्दी से उन्हें नीचे उतारते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं, पर संत जी बिना कुछ सुने उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं और जल्द ही सारे गांव में ये बात मालूम पड़ जाती है। सारे गांव वाले संत जी से मिलने आते हैं। हमें माफ कर दीजिए जो हमने किया उसके लिए। संत जी ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी होती है और फिर वो गांव वालों से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर जो आज मेरे साथ हुआ मैं उसे नहीं भूल सकता। जिस तरह से मैं उल्टा लटका और मुझे सारी चीजें उल्टी नजर आई, उसी प्रकार ये मेरा इस गांव को श्राप है कि ये पूरा गांव भी उल्टा हो जाएगा और इस गांव का नाम आज से ही सीधपुर से उल्टापुर होगा। गांव वाले ये सुनकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करेंगे। ये देखकर संत जी को उन पर तरस आ जाती है और वो उन्हें बताते हैं, एक दिन आएगा जब एक नेक इंसान जो तुम्हारी परिस्थिति पर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा, बस उसे मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाना होगा। लेकिन भोजन की सामग्री गांव के हर घर से आनी चाहिए। तब से लेकर आज तक सारी चीजें उल्टी है, बस उस पेड़ को छोड़कर जहाँ पर संत जी बैठा करते थे। ये किताब जो संत जी ने खुद ही लिखी थी, इस किताब को पढ़कर हरीश मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है, अगर हमें ये श्राप तोड़ना है तो हमें सारे गांव के घरों से खाने का सामान मंगाना होगा। ये तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही सारे गांव वालों को जमा करता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। पर वो व्यक्ति है कौन जो हमारी मदद करना चाहता है? मुखिया जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे आप लोगों की परिस्थिति पर तरस आ रहा है और मैं तो बस आप लोगों की मदद करने का कोई उपाय ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो किताब मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा। मुखिया सारे गांव वालों को जमा करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है और फिर गांव वाले कहते हैं, हम सारी चीजें करने को तैयार हैं। हमें इस श्राप से मुक्त होना है हरीश, तुम बस खाना बनाना। हम सभी गांव वाले गांव के सभी घरों से तुम्हें खाने का सामान ला कर देंगे। जी ठीक है, तो मैं 100 संतों के लिए खुद खाना बनाऊंगा और इस गांव को इस उल्टे होने के श्राप से मुक्त कराऊंगा। गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ सामान आता है और सबको जमा करके हरीश संतों के लिए खाना बनाता है। अगले दिन गांव वाले 100 संतों को बुलाते हैं भोजन के लिए।
खाना खाने के बाद उनमें से एक संत मुखिया जी से पूछते हैं, क्या हुआ मुखिया, अचानक से हम सभी के लिए ये दावत कैसी? कई वर्षों पहले एक संत ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव की सारी चीजें उल्टी हो जाएं, चाहे वो घर हो या फिर पेड़ या फिर कुआं। और उन्होंने कहा था कि ये सभी चीजें ठीक तभी होंगी जब कोई नेक इंसान हमारी इस दशा को देखकर हम पर तरस खाएगा और वो 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन कराएगा। और भोजन का सामान गांव के हर एक घर से आना चाहिए। संत हरीश को अपने पास बुलाते हैं। हरीश बेटा, तुमने जो इस गांव के लिए किया है उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। अगर ये गांव इस श्राप से मुक्त हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। संत जी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं। सदा खुश रहो बेटा। ये कहकर सारे संत गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती है। गांव के हर एक घर सब सीधे हो जाते हैं। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सारे गांव वालों को एक साथ जमा करते हैं। हरीश बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने हमारे लिए किया शायद ही कोई करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी, बस आप गांव वालों को बता दीजिए कि पहले वाली गलतियां वापस ना दोहराएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी मुखिया जी सारे गांव के लोगों से कहते हैं, इस गांव में आज के बाद कभी कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, हम कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। और उसी वक्त मुखिया जी गांव का नाम फिर से सीधापुर रख देते हैं और गांव के सभी लोग अब अपने सीधे गांव में खुशी से जीते हैं। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे, हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो इन्हें, आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है।
अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना? जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगनी के निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे। रानीगंज नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहाँ के लोग मेहनती और काबिल तो थे ही, साथ ही अपने गांव वालों के प्रति इज्जत और आदर करना भी बखूबी जानते थे।
उसी गांव में सुमित अपने परिवार के साथ रहा करता था और खेती किया करता था। गांव में सभी सुमित की बात माना और समझा करते थे। उठो जी, सुबह हो गई, चलो खेतों में काम करने चलना है। अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो धूप निकल आएगी और हम काम कैसे कर पाएंगे भला बताओ? हाँ नहीं तो? ये बात तुमने सही कही, चलो चलते हैं। और धीरे बोलो वरना पिताजी जाग जाएंगे। सुमित के पिताजी को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से सुमित उनका पूरा ख्याल रखता था। कितना समय हो गया, मैं सुबह से मेहनत करे ही जा रहा हूँ और तुम हो कि वहाँ छांव में बैठकर आनंद ले रही हो। तो आप भी आकर बैठ जाइए ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ बैठूं? अगर बैठ गया तो काम कौन करेगा? ससुराल से मजदूर थोड़ी ना बुला लोगी तुम। आप बात बात पर हमेशा ससुराल पर ही क्यों चले जाते हैं जी? उन्होंने आपको कौन सा बांध कर रखा हुआ है? ससुराल से याद आया, पिताजी घर पर अकेले हैं, कहीं वो घर से बाहर न चले जाएं। अगर पिछली बार की तरह वो कहीं खो गए तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मैंने कहा था कि जल्दी काम कर लीजिए। उनके सोकर उठने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। सुमित और उसकी पत्नी दोनों घर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। सुमित दरवाजे की तरफ देखकर दंग रह गया। दरवाजा तो खुला हुआ है। पिताजी, पिताजी, आप अंदर हैं? सुमित और उसकी पत्नी दोनों घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। मैंने घर में हर तरफ देख लिया, पिताजी मुझे कहीं नजर नहीं आए। अब हमें क्या करना होगा? कहीं इसमें हम फंस ना जाएं। हे भगवान! मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। सर पर कर्ज है, पिताजी भी खो गए हैं। उतने में वहां पर उनके गांव का नायक आता है और कहता है, सुमित, ओ सुमित, आज याद है ना, कर्ज देने का दिन है। चलो लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे नायक जी आप, वो दरअसल पैसे की थोड़ी सी कमी है और आज सुबह से मेरे पिताजी भी खो गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने में लगा हुआ हूँ। देखो, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुमने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर शाम तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मजबूरन मुझे तुम्हारे इस घर पर कब्जा करना होगा। नायक इतना कहकर वहां से चला गया। सुमित और उसकी पत्नी गांव-गांव जाकर अपने पिताजी को ढूंढने लगे। सुमित उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, आपने कहीं इस आदमी को देखा है क्या? ये मेरे पिताजी हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। अगर आपको ये कहीं भी दिखेंगे ना तो आप उन्हें इस पते पर पहुंचा दीजिएगा कृपया करके। सुमित और उसकी पत्नी उनके पिताजी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले गए और जैसे ही जंगल पहुंचे वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक हिरण को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। रुक जा, कहां भाग रही है? मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। वो हिरण सुमित और उसकी पत्नी के सामने आ गई। शिकारी की नजर हटते ही सुमित ने हिरण को लंबे घास और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया। तब उस शिकारी ने सुमित की पत्नी से पूछा, ऐ लड़के, क्या तुमने किसी हिरण को यहाँ से आते हुए देखा है? नहीं जी, हिरण क्या होता है? मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? चलो हटो। ठीक है, ठीक है। शिकारी वहाँ से चला गया। सुमित हिरण को लेकर बाहर आया और हिरण को देखने लगा। हिरण एकदम आकर्षित और प्यारा था। तब सुमित की पत्नी ने सुमित से कहा, हमने हिरण को तो बचा लिया, अब हमें अपने पिताजी को ढूंढना होगा। हाँ भाग्यवान, पता नहीं अब तक तो हमारे घर पर भी नायक जी ने कब्जा कर लिया होगा अपने आदमियों के साथ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? उन सबकी परेशानी सुनकर हिरण अपने असली अवतार में आ गई। एक मामूली खूबसूरत हिरण से सोने का हिरण बन गई और कहने लगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। उस सुनहरे हिरण को चमकता देख और उसे बोलता देख सुमित और उसकी पत्नी दोनों डर गए। ये हिरण तो बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है।
मुझे तो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? घबराओ नहीं, मैं एक मायावी हिरन हूँ। इस जंगल के पास ही एक धोबी घाट है। मैं वहीं पर 20 सालों से कैद थी। उस शिकारी ने मुझे वहाँ से आजाद किया, लेकिन उसकी नीयत मुझे मारकर बेचने की थी और तुमने मुझे बचा लिया। कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम जानती हो कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कृपया करके बता दो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पिताजी उसी धोबी घाट में हैं। वहाँ जाना और अपने पिताजी को ढूंढ लेना। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा एक उपहार तुम्हारे लिए ये है कि वहाँ पर एक जादुई साबुन तुम्हें नजर आएगा। उस साबुन को तुम ले लेना और उसे पानी में घोल कर रख देना। वो अपने आप एक घर बन जाएगा। इतना कहकर वो हिरन वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई। दोनों पति पत्नी जंगल से धोबी घाट की तरफ बढ़े और वहाँ जाकर सुमित ने देखा कि उसके पिताजी वहीं बेहोश गिरे हैं। पिताजी, पिताजी, कृपया करके उठिए। मेरा सर भारी हो रहा है। हाय हाय राम। पिताजी देखिए, मैं सुमित, मैं आपको लेने आ गया हूँ। सुमित बेटा, तुम सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए, घर चलिए। तुम पिताजी को घर लेकर जाओ, मैं वो साबुन लेकर आया। सुमित ने उस धोबी घाट में से सबसे चमकता हुआ साबुन भी ले लिया और जब घर पहुंचा, हाँ, सब बाहर फेंक दो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पर, हटा दो सब। मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी, आपने नहीं दी। चलो हटो, जब पूरे पैसे ले आना तो अपना घर मुझसे ले जाना। नायक ने सुमित और उसके परिवार का सामान घर से बाहर फेंक दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। सुमित का परिवार सड़क पर आ गया था। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी, उस हिरन के साबुन का उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं? शायद उससे कुछ हो जाए। ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ जाकर पानी ले आओ। सुमित की पत्नी एक बड़े से बाल्टी में पानी लेकर आती है, जिसमें सुमित उस साबुन को घोलने लगता है। देखते ही देखते उस जादुई साबुन से इतने सारे झाग निकलते हैं कि उससे एक बड़ा सा विशाल साबुन का घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब उस चमत्कारी हिरन की वजह से हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। अब हम पिताजी को यहाँ सुरक्षित रखेंगे। सुमित साबुन के घर के अंदर जाकर देखता है, भारी गर्मी में भी अंदर ठंडक महसूस होती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। एक हिरन की मदद करने से हमें इतना बड़ा फल मिला, फिर तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब से मैं लोगों की मदद करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लूंगा। मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी। दोनों पति पत्नी उस साबुन के घर में खुश रहने लगे और गांव वालों ने मिलकर उस नायक को गांव से निकाल दिया और सुमित को उस गांव का नया नायक घोषित कर दिया। उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी थी, डॉली, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता, लेकिन डॉली का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दिन भर डॉली मोबाइल पर गेम्स खेलती या तो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था, मानो किताब को हाथ लगाए महीनों बीत चुके थे। दिन भर मोबाइल में रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम हो कि दिन भर बस इस मोबाइल में पड़ी रहती हो। रिजल्ट अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, पापा क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आज आपको काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो गई थी और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे भाई, कैसे हो कमलेश? तुमने पिछले 3 महीने का भाड़ा नहीं भरा है। कब तक देने का विचार है भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का भाड़ा और 15,000 डिपॉजिट लाके दे दो, वरना घर खाली कर देना, मैं बता रहा हूँ। जी हुजूर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा?
मैं आपको 3 महीने का भाड़ा जरूर दे दूंगा, लेकिन 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छा किराएदार मिल गया जो भाड़ा और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका परिवार निराश होकर सोचने लगे, अब क्या करेंगे हम डॉली के पापा? हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अंधेरा नजर आ रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अन्य मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भैया, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया है। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बच्चे और परिवार हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझ के काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका अच्छा व्यापार न होने के कारण सबको काम से निकाल दिया गया है। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? कृपा करके बताइए, वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर बाहर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ करना। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर पर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, अपनी बच्ची और अपने परिवार को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय एक आदमी मंदिर की तरफ परेशान भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, तेरी खैर नहीं आज तो। चलो उसे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। मंदिर के आगे भागते हुए मैंने देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपते हुए देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर वातावरण को दूषित किया है। वातावरण को तो तुमने दूषित किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहाँ से जाने ही लगता है। तब कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, मैं वापस अपने घर और दूसरा कारोबार शुरू कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ मेरे ही परिवार के लिए घर का ठिकाना नहीं है। तुम ऊपर से अलग मेरी किस्मत में आ टपके हो। कमलेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी बातें मधु और डॉली को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बच्ची फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा, क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं रहता। आज ही मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके पीछे लोग पड़े थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनके फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर हम अपना खुद का एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और उस आदमी का कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम सबकी अकल ठिकाने पर तो है? कुछ भी बोले जा रहे हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठते ही वो कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हो या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट्स लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कैलाश वहीं मंदिर के बगीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या हो गया भाई, तुम अब आ रहे हो? जब मेरी पूरी रात मच्छरों ने उल्टी सीधी कर दी तब कहाँ थे?
अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भर के हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की भी मदद होगी। हाँ, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी तो लोगों की मदद लगेगी। उसकी आप चिंता मत करिए, मेरे साथ ही कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर सारे साथी मजदूरों को ये बात बताता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, इतिहास में हम अब कुछ अलग और अपना करने जा रहे हैं। हमें लगन के साथ काम करना होगा, तब हम सक्रिय होंगे। अरे लेकिन हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी चिंता मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी बंजर जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने प्लास्टिक के अंदर मिट्टी भर के बॉटल्स के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनका घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनका परिवार मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, पापा ये देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ, पता है। कमलेश और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा। और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घुम्मड़ चाचा आवाज देते हैं, अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा?
हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा ना ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें, हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं, तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है। अगर हम वहां चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर जो घर पानी से आधा भरा हुआ था वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो,
कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।